तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 14 की समरी एनालिसिस प्रोवर्ब्स और डिफिकल्ट वर्ड्स को। तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है यू कैन डू। ये ना ओकोंकोवू की माँ का सबसे छोटा भाई होता है जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है। उसके बाद है ओकी। ये इग्बू लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है मर्डर यानी किसी का कत्ल करना। उसके बाद है YEA, इसका मतलब है यस। उसके बाद है इजाइफी। ये एक सेरेमनी का नाम है जिसमें ना उस औरत का टेस्ट लिया जाता है जो कि उसके काफी टाइम अपने हस्बैंड से दूर रहने के बाद लिया जाता है, यानी कि वो अभी भी लॉयल है उससे या नहीं। उसके बाद है एमिकवू। ये ना यूकेंडो के सबसे छोटे बेटे का नाम है जिसकी शादी होती है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद है अबॉडी। ये यूकेंडो की सबसे बड़ी बेटी का गाँव है जहाँ से वो आधे दिन के सफर तय करने के बाद आई थी। उसके बाद है युमुडा। इसका मतलब होता है घर की वो वाली लड़कियां जिनकी शादी कबीले के बाहर हुई होती है। उसके अलावा इग्बू लैंग्वेज में ना एडा औरत को ही कहते हैं। उसके अलावा आपने ये जो युमुडा वर्ड है ना, इसको युमुना वर्ड के साथ कंपेयर नहीं करना क्योंकि युमुना का मतलब होता है शादी वगैरह पर जमा हुए रिश्तेदारों का ग्रुप। उसके बाद है नजाइडी। ये यूकेंडो की सबसे बड़ी बेटी का नाम है जो कि अबोडो गाँव से आई थी और ये वही थी जो कि दुल्हन से सवाल जवाब करती है। उसके बाद है सिजेल। ये एक पौधा होता है जिससे काफी चीजें बनाई जाती है जिनमें मैट भी शामिल है। उसके बाद है ननिका। ये इग्बू लैंग्वेज में एक नाम है जो कि बहुत कॉमन नाम है और इसका मतलब है मदर इज सुप्रीम यानी माँ महान है। उसके बाद है अकीनी। ये यूकेंडो की उस बेटी का नाम है जिसके बारे में वो कहता है कि इसने अपने बहुत सारे ट्विंस बच्चों को दफनाया है। उसके बाद ना अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। ओकोंकोवू की मदर के रिलेटिव्स ना मबांटा गांव में ओकोंकोवू से अच्छे से मिलते हैं यानी उसका वेलकम करते हैं। जिस आदमी ने ओकोंकोवू को उस गांव में रिसीव किया है ना, वो ओकोंकोवू की मदर का सबसे छोटा भाई था जो कि उनकी फैमिली में सबसे बड़ा आखिरी सर्वाइव करने वाला आदमी था। इस आदमी का नाम यूकेंडो था और ये वही आदमी था जिसने ना आज से 30 साल पहले ओकोंकोवू की माँ को मरने के बाद अपने इस गाँव में यूमोफिया से रिसीव किया था ताकि वो ओकोंकोवू की मदर को इसके अपने लोगों के साथ दफना सके। आप समझ तो गए होंगे कि इन लोगों में ये रिवाज है कि औरत को मरने के बाद उसके हस्बैंड की बजाय उस औरत के माँ बाप वाले गांव में दफनाया जाता है। जब ओकोंकोवू की मदर की डेथ हुई ना, तो उस वक्त ओकोंकोवू एक लड़का था और यूकेंडो को आज भी याद था कि ओकोंकोवू उस वक्त किस तरह से रो रहा था। यानी वो कुछ ऐसे था कि मदर 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 इज गोइंग। ये काफी सालों पहले की बात है और आज ओकोंकोवू अपनी माँ को यहाँ पर अपने लोगों में बरी करने नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ अपनी 3 बीवियों को और 11 बच्चों को लेकर अपने मदरलैंड में पनाह लेने के लिए आया था। जैसे यूकेंडो ने ओकोंकोवू के उदास और मुरझाए हुए चेहरे को देखा ना, तो वो समझ गया कि क्या हुआ होगा, इसलिए उसने ओकोंकोवू से कोई भी सवाल नहीं किया। ओकोंकोवू ने उससे अगले दिन जाकर सारी बात उन लोगों को बताई। इस बूढ़े आदमी यानी ओकोंकोवू के मामा ने यानी यूकेंडो ने बड़े ध्यान से ओकोंकोवू की बात सुनी और फिर बड़े इत्मीनान से कहा कि ये एक फीमेल ओकी है। फीमेल का मतलब ऐसा गुनाह जो कि गलती से हो जाए और ओकी का मतलब कत्ल करना। तो इस तरह से ओकी का मतलब ऐसा कत्ल है जो कि गलती से हो जाए। उसके बाद यूकेंडो ने वो सारी जरूरी रस्में की जो कि इस तरह ना उनके किसी दूसरे रिश्तेदार के आने पर परफॉर्म की जाती हैं। ओकोंकोवू को बहुत सारी जमीन दी गई जहां पर वो अपनी और अपनी 3 बीवियों की झोपड़ियां बना सकता था। उसके अलावा ना उसे 2 और 3 जमीन के टुकड़े भी दिए गए जहां पर वो आने वाले प्लांटिंग सीजन में खेती बाड़ी कर सकता था। अपनी झोपड़ी बनाने के बाद ओकोंकोवू ने अपने काय को यानी पर्सनल गॉड को और अपने गुजरे हुए फादर्स की चीजों को उस झोपड़ी में लगाया। यूकेंडो के 5 बेटों में से हर एक ने ओकोंकोवू को 300 सीड यैम्स दिए ताकि जैसे ही पहली बारिश हो ना, तो वो खेत में बो सके। आखिरकार बारिश हो जाती है। ये बारिश अचानक आई थी और बहुत ज्यादा तेज थी। पिछले 2 महीनों से ना सूरज अपनी तेज आग जमीन पर बरसा रहा था। सारी घास गर्मी की वजह से झुलस गई थी और पैरों के नीचे रेत तो ऐसे लग रही थी कि जैसे किसी ने कोयले रख दिए हों। हरे भरे दिखने वाले सब्ज रंग के पौधे जो थे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ हो। यहाँ पर ब्राउन कलर का कोट एक मेटाफर है। जंगल में परिंदे खामोशी से बैठे हुए थे और ये पूरी दुनिया हिला देने वाली गर्मी में तेज तेज सांस ले रही थी। इन लाइनों से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं ना आपको हर वर्ड लिटरली बता रहा हूँ। इन सब हालात के बाद अचानक बादल के गरजने की आवाज आती है। ये आम बारिश के मौसम में बादलों की गरज से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। फिर अचानक तेज हवा चलती है और हर जगह धूल मिट्टी उड़ने लगती है। इस हवा की वजह से ना पाम ट्रीज ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी ने कंघी की मदद से ना उनके लंबे पत्तों को सीधा कर दिया हो और वो हवा में उड़ रहे थे। फिर जब आखिरकार बारिश होती है ना, तो वो बड़े और जमे हुए पानी के कतरों में होती है, जिसको लोग जन्नत के पानी के नट्स कहते हैं। यहाँ पर हेल स्टोन्स की बात हो रही है। वो काफी हार्ड थे और अगर बॉडी पर लग जाएं तो पेन भी देते थे, लेकिन जवान लोग भाग कर जाकर उनको उठाते थे और मुंह में डाल लेते थे। इस बारिश से अचानक जमीन में जान आ गई और जंगलों में परिंदे भी उड़ने लगे और खुशी मनाने लगे। बारिश के साथ ही हवा में एक नई जिंदगी की लहर और हरी भरी घास की खुशबू फैल गई। जैसे ही बारिश थोड़ी आहिस्ता होती है और इसके बड़े कतरे छोटे कतरों में चेंज हो जाते हैं, तो बच्चे फिर छुपने की जगह ढूंढते हैं क्योंकि उन्होंने काफी नहा लिया था और अब सब खुश थे।
वो ताज़ा फील कर रहे थे और शुक्र अदा कर रहे थे। ओकोंकोवो और इसकी फैमिली ने ना ये नया फार्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन ये एक ऐसी नई जिंदगी की तरह था कि जिसमें जवानी का जोश और जज्बा बिल्कुल भी नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे था कि जब कोई आदमी बुढ़ापे में बाएं हाथ से काम करना सीख रहा हो। अब ओकोंकोवो के लिए काम पहले की तरह खुशी वाला काम नहीं रहा था, बल्कि वो जब भी फ्री होता ना तो अकेला खामोश बैठकर सो जाया करता था। पहले उसकी जिंदगी में एक पैशन होता था कि वो कबीले वालों का सरदार बन सके, यही उसकी जिंदगी का मकसद था और एक तरह से ना उसने ये सब हासिल भी कर लिया था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खराब हो गया। उसे इसके अपने कबीले से निकाल दिया गया, जैसे कि किसी मछली को रेत पर तड़पने के लिए पानी से निकाल दिया जाता है। ये बात तो साफ थी कि ओकोंकोवो के पर्सनल गॉड ने उसकी लाइफ में बड़ी चीजों को नहीं लिखा था। उनके यहाँ एक कहावत थी कि एक आदमी अपनी किस्मत यानी जो कि उसके पर्सनल गॉड ने उसके लिए लिखा है ना, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। ओकोंकोवो सोचता है कि उनके बड़ों की ये वाली कहावत यानी प्रोवर्ब, जब कोई आदमी किसी काम के करने के लिए हाँ करता है या इरादा बनाता है तो उसका पर्सनल गॉड यानी काय भी उसकी इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सच नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जिसने काम करने के लिए हाँ कहा और उसके काय ने उस काम में उसका साथ देने से इनकार कर दिया। युकेंडो को ये बात साफ साफ नजर आ रही थी कि ओकोंकोवो जो है ना वो मायूस है और बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो सोचता है कि वो ओकोंकोवो से इजा इफी की सेरेमनी के बाद बात करेगा। ये एक ऐसी सेरेमनी थी कि जिसमें किसी भी वाइफ का अपने हस्बैंड के लिए फेथफुल होने का टेस्ट लिया जाता है। युकेंडो के 5 बेटों में से ना सबसे छोटा बेटा एमिको एक नई औरत से शादी करने वाला था। उन्होंने ना ब्राइड प्राइस भी पे कर दी थी और इसके अलावा शादी की आखिरी रस्म भी परफॉर्म हो चुकी थी। इसके अलावा ओकोंकोवो के इस गांव में आने से 2 महीने पहले ही एमिको और इसके लोग दुल्हन के घर पाम वाइन लेकर गए थे। अब सिर्फ ना कन्फेशन वाली सेरेमनी ही बाकी थी। अब युकेंडो के घर उसकी सारी बेटियां आ गई थी और कुछ तो बहुत दूर वाले गाँव से आई थी। युकेंडो की सबसे बड़ी बेटी ओबोडो गाँव से आई थी, जो कि तकरीबन आधे दिन के सफर जितना दूर था। उसके अलावा युकेंडो के घर में उसके भाई की बेटियां भी आई हुई थी। एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसको वो युमुडा कहते हैं और इसी तरह की फैमिली गैदरिंग किसी के मर जाने पर भी की जाती थी। वहां पर 20 बड़े लोग थे। वो सब एक बड़े दायरे में बैठे हुए थे और उस बड़े सर्कल के सेंटर में ना वो ब्राइड एक मुर्गे को अपने दाएं हाथ में लेकर बैठी हुई थी। युकेंडो ब्राइड के साथ अपनी खानदानी छड़ी लेकर बैठ जाता है। बाकी सब आदमी सर्कल के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे और उनकी बीवियां भी ये सब कुछ देख रही थी। अब शाम का वक्त था और सूरज भी डूबने वाला था। युकेंडो की सबसे बड़ी बेटी नजाइडी सवाल पूछती है। वो ये कहकर अपनी बात शुरू करती है कि याद रखो, अगर तुमने सवालों का सच सच जवाब ना दिया ना तो तुम्हें अपनी लाइफ में सफर करना होगा और हो सकता है कि शायद तुम अपने बच्चे को पैदा करते हुए ही मर जाओ। फिर वो सवाल पूछती है कि बताओ, जब मेरे भाई ने तुमसे पहली बार शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की उससे पहले तुम कितने मर्दों के साथ सो चुकी थी? दुल्हन जवाब देती है कि किसी के साथ भी नहीं। सच सच बताओ, दूसरी औरतें कहती हैं। नजाइडी भी पूछती है, किसी के साथ भी नहीं? दुल्हन कहती है, हाँ, किसी के साथ भी नहीं। तो युकेंडो कहता है कि हमारी इस खानदानी छड़ी के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ। दुल्हन वैसा ही करती है और कसम खाती है। फिर युकेंडो उससे वो मुर्गी ले लेता है, उसका गला एक तेज चाकू से काट देता है और उसका कुछ खून अपनी उस खानदानी छड़ी के ऊपर भी गिराता है। उस दिन के बाद एमिको उस औरत को अपनी झोपड़ी में ले गया और वो उसकी बीवी बन गई। अब युकेंडो के खानदान की बेटियां जो कि वहां पर आई थी ना, वो उसी वक्त वहां से नहीं जाती बल्कि 1 या 2 दिन गुजार कर वहां से जाती हैं। अगले दिन युकेंडो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को और अपने भांजे ओकोंकोवो को एक जगह बुलाता है। आदमी जो थे वो अपना गोट स्किन वाला बैग लेकर आए थे जिसको फर्श पर बिछाकर वो उस पर बैठ जाते हैं। औरतें सिजैल के पौधे से बने हुए मैट के ऊपर बैठ जाती हैं। युकेंडो बड़े आराम से अपनी सफेद दाढ़ी को खींचता है और दांत पीसता है। फिर वो बड़े ध्यान से वर्ड्स चूज करता है और बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि यहाँ पर मैं चाहूंगा कि सिर्फ ओकोंकोवो ही बात करे, लेकिन मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि आप वो बातें नोट करें जो कि मैं बोलने वाला हूँ। अगर मैं सच कहूँ ना आप लोगों से, तो यहाँ से ना चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाला है। तो युकेंडो फिर अपनी बात शुरू करता है। वो कहता है, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और आप सब मेरे बच्चे हो और मुझे इस दुनिया के बारे में तुम सब लोगों से ज्यादा मालूम है। अगर तुम में से कोई भी एक ऐसा है कि जिसे लगता हो कि उसे मुझसे ज्यादा पता है तो वो बोलना शुरू करे। ये कहकर युकेंडो थोड़ी देर चुप करता है, लेकिन दूसरा कोई भी नहीं बोलता। युकेंडो फिर से अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है कि आज ओकोंकोवो हमारे साथ क्यों है? ये इसका कबीला भी नहीं है, हम तो सिर्फ उसकी माँ की तरफ से उसके रिश्तेदार हैं। ये यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। इसको इसके गांव से 7 साल के लिए निकाल दिया गया है कि वो एक अनजान जगह पर जाकर रहे और इसीलिए वो काफी दुखी भी है। लेकिन मैं ओकोंकोवो से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ और वो ये है कि ओकोंकोवो, क्या तुम्हें पता है कि हम अपने बच्चों को जो ज्यादातर नाम देते हैं वो ननिका यानी मदर इज सुप्रीम, माँ महान है, यही क्यों होता है नाम? हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आदमी ही घर का सरबराह होता है और उसकी बीवियां उसका हुक्म मानती हैं। एक बच्चा जो होता है ना वो हमेशा अपने फादर और उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, ना कि अपनी माँ और उसकी फैमिली से बिलोंग करता हो। इसी तरह से एक आदमी अपने फादरलैंड से बिलोंग करता है, ना कि अपनी मदरलैंड से। लेकिन फिर भी हम लोग निका
यानी माँ महान है ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों है? अब वहां पर खामोशी होती है तो यूकेंडो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ओकोंको इस बात का जवाब दे। तो ओकोंको कहता है कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। तो यूकेंडो कहता है कि तुम्हें जवाब नहीं पता, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी एक बच्चे हो। तुम्हारे पास बहुत सारी बीवियां और बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ तक कि मेरे से भी ज्यादा बच्चे हैं तुम्हारे पास। तुम अपने कबीले में एक अजीम इंसान हो, लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं तुमसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि जब कोई औरत मरती है तो उसे उसके घर लाकर उसके अपने रिश्तेदारों के साथ क्यों दफनाया जाता है? यानी उसे अपने हस्बैंड के रिश्तेदारों के साथ क्यों नहीं दफनाया जाता? ऐसा क्यों है ओकोंको कि जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी तो उसे यहाँ मेरे पास लाया गया था और मेरे घर वालों के साथ दफनाया गया था? ऐसा क्यों होता है ओकोंको? ओकोंको नाम में सर हिलाता है। तो यूकेंडो कहता है कि ओकोंको को ये भी नहीं पता और फिर भी ये दुखी है क्योंकि उसे कुछ सालों के लिए अपनी माँ के गांव में आकर रहना पड़ रहा है। फिर वो हल्का सा हंसता है और अपनी बेटियों और बेटों की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम लोग क्या कहते हो? क्या तुम लोग को मेरे सवालों के जवाब पता है? वो सब भी अपने सर ना में हिलाते हैं। तो यूकेंडो कहता है कि फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहकर वो अपना गला साफ करता है और बात शुरू करता है। वो कहता है कि ये बात सच है कि एक बच्चा अपने फादर से बिलोंग करता है, लेकिन जब बाप बच्चे को मारता है ना तो वो बच्चा अपनी माँ की झोपड़ी में ही जाकर सिंपैथी लेता है। जब आदमी की जिंदगी अच्छी और खुशहाल होती है तो वो अपने फादरलैंड से बिलोंग करता है, लेकिन जब आदमी की जिंदगी में दुख और दर्द होता है ना तो वो अपनी माँ के पास जाकर ही पनाह लेता है। और तुम्हारी माँ यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए मौजूद है ओकोंको। वो यहाँ पर दफन है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माँ महान है। तो ओकोंको मुझे ये बताओ कि क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम अपनी माँ के पास दुखी चेहरा बनाकर आओ और यहाँ पर आकर भी खुश ना हो? ध्यान रखा करो ओकोंको, कहीं तुम मरे हुए लोगों को नाराज न कर दो। तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम अपनी बीवी और बच्चों का ध्यान रखो और 7 साल बाद उन्हें अपने फादरलैंड लेकर जाओ। लेकिन अगर तुमने दुख को अपने ऊपर हावी होने दिया और उसे तुम्हें मारने दिया ना तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे इस एग्जाइल में ही मर जाएंगे, यानी यहीं पर मर जाएंगे। फिर वो कुछ देर चुप रहता है और फिर अपने बेटे और बेटियों की तरफ इशारा करके कहता है कि अब ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा गम है? क्या तुम्हें पता है कि कुछ आदमियों को तो पूरी जिंदगी के लिए उनके ही गांव से निकाल दिया जाता है? मेरी भी एक टाइम पर 6 बीवियां थी और अब मेरे पास एक भी नहीं है, सिवाय इस जवान लड़की को छोड़कर जिसको अभी तक दाएं और बाएं साइड में डिफरेंस नहीं पता। इसका मतलब है कि वो अभी इमेच्योर है। अब यहाँ पर ना ये बात कंफर्म नहीं की गई कि वो जवान लड़की यूकेंडो की वाइफ है या फिर वैसे ही कोई छोटी लड़की है जो कि उसके पास रहती है। फिर यूकेंडो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने बच्चों को दफनाया है? यानी अब तक मैंने कितने बच्चे पैदा किए हैं? 22 बच्चे दफन किए हैं मैंने तो खुद को फांसी पर नहीं लटकाया और मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख बर्दाश्त करने वाले आदमी हो ना तो जरा मेरी बेटी एक्यूनी से पूछो कि उसने अब तक अपने कितने जुड़वा बच्चों को दफनाया है। क्या तुमने वो गाना नहीं सुना ओकोंको जो कि किसी औरत के मरने पर गाया जाता है? यानी वो गाना ये है, फॉर होम इज इट वेल, फॉर होम इज इट वेल, देयर इज नो वन फॉर होम इट इज वेल। आखिर में वो कहता है कि अब मुझे और कुछ नहीं कहना। तो अब इस चैप्टर के अंदर एक ही प्रोवर्ब है जो कि बार बार आई है, जिसका मीनिंग भी आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि मदर इज सुप्रीम। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि ये वही है जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। और चाहे तुम कितने ही पापा के प्रिंस क्यों ना हो, मुश्किल वक्त में माँ ही होती है जिससे इस प्रिंस को सिंपैथी मिलती है। उसके बाद एंड में क्रिटिकल एनालिसिस है। इस चैप्टर में हमें फिर से एक ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है कि जब कोई औरत मरती है ना तो उसे उसके अपने माँ बाप वाले लोगों के साथ दफनाया जाता है। उसके अलावा इस चैप्टर में और इससे पहले वाले चैप्टर्स में ये बात तो कंफर्म हो गई है कि ये लोग ट्विंस को पैदा होते ही दफना देते हैं या जंगल में छोड़ आते हैं। उसके अलावा ना हमें इनकी एक शादी से पहले रस्म के बारे में पता चलता है। इसमें वो दुल्हन से सवाल पूछते हैं कि क्या वो इस शादी से पहले किसी और आदमी के साथ फिजिकल हुई थी। इस सेमी का नाम है इजाइफी। उसके अलावा पहले वाले चैप्टर्स में हम देखते हैं कि ओकोंको को अपने काय के ऊपर ना बहुत ज्यादा भरोसा होता था, लेकिन इस चैप्टर में उसे ये बात समझ में आ जाती है कि उसका काई हर काम में उसका साथ नहीं देता, यानी जो चीज उसकी किस्मत में नहीं लिखी उसे कभी भी नहीं मिलेगी। फिर इस चैप्टर के एंड में ना हम एक बहुत ही ग्रेट सीन देखते हैं कि जिसमें यूकेंडो जो होता है ना वो ओकोंको को लाइफ का मतलब समझाता है और कहता है कि जितना हम सोचते हैं ना लाइफ उससे ज्यादा मुश्किल है, और अगर हमें कभी ऐसा लगे कि हमारी परेशानियां, दुख और दर्द बहुत ज्यादा है ना तो हमें अपने से ज्यादा दुख वाले लोगों को देखकर हर हाल में खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए।